दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ये पार्ट 2 है गवर्नर जनरल वाला मॉडर्न हिस्ट्री का। हम पहले काफ़ी क्या 4 गवर्नर कर चुके हैं और ये अब जो आज की कहानी शुरू होगी वो शुरू होगी लॉर्ड कॉर्नवालिस से। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, इनके भी 2 कार्यकाल रहे। एक तो ये 1786 से लेकर 93 तक रहे थे। फिर इसमें बीच में इनकी नानी मर गई तो ये दोबारा चले गए इंग्लैंड और लौट के आए दोबारा से। फिर 1805 में भी रहे थे। ठीक है, इन्होंने भी 2 कार्यकाल देखे साहब हिंदुस्तान में। लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखते हैं साहब इनने क्या क्या कथा शुरू करी। तो एक तो इन्होंने ना ज़िले के जितने भी अधिकार थे, ज़िला होता है उसके ज़िले के जितने अधिकार थे वो कलेक्टर के हाथों में सौंप दिए थे। ठीक है, तो ज़िले के सभी अधिकार, ठीक है, वो कलेक्टर को दे दिए। सभी अधिकार किसे सौंपे? कलेक्टर को। कलेक्टर समझते हो, आईएएस बन के जो डीएम बनता है। ठीक है, कलेक्टर को दिए। कौन से? रेवेन्यू वाले जितने अधिकार थे वो इनको दे दिए। ठीक साहब। और एक इन्होंने कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया था। कॉर्नवालिस संहिता बनाई थी। कॉर्नवालिस कोड कहते हैं उसको इंग्लिश में ना, कॉर्नवालिस कोड। और ये कॉर्नवालिस कोड बनाई थी इन्होंने 1793 में। ठीक है, कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया 793 में इन्होंने ये बनाई थी। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, जो जुडिशियल पावर्स थी और जो रेवेन्यू की पावर्स थी उन्हें अलग अलग कर दिया। इस कॉर्नवालिस कोड में क्या किया गया था, न्यायिक अधिकार, जो न्यायिक अधिकार होते हैं और कुछ अधिकार राजस्व के होते हैं, इनको अलग किया गया था। तो न्यायिक व राजस्व अधिकारों को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, वो किसके जरिए किया गया था? कॉर्नवालिस कोड के जरिए। क्लियर है ना? न्यायिक व राजस्व जितने भी अधिकार होते हैं उनको अलग किया गया था। इसलिए इसको कहा जाता है कॉर्नवालिस कोड। 1793 में इसको लागू किए। काफ़ी सारे सुधार किए थे इसने। देखो और क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए इसने। तो एक तो इसने ये काम किया था कि जितने भी अलग अलग न्यायालय चलते थे उनको समाप्त कर दिया था। ठीक है, अलग अलग ज़िले में अलग अलग न्यायालय थे, तो जिला फौजदारी न्यायालयों को तो समाप्त किया इसने। जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त किया किसने? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, और इसकी जगह पर देखो, जिला फौजदारी न्यायालय तो समाप्त कर दिए, तो फिर इसकी जगह पर बना क्या? तो इसकी जगह पर इसने 4 नए सर्किट कोर्ट बनाए। ठीक है, 4 नए सर्किट कोर्ट बना दिए कॉर्नवालिस ने। तो ये 4 नए सर्किट जो कोर्ट थे वो 4 जगह पर थे। ठीक है, एक तो अपना कलकत्ता ही में रहेगा क्योंकि भाई बंगाल से तो सब कुछ चलता ही था, तो कलकत्ता में। एक उसके बगल में बना दिया ढाका में, एक बना दिया मुर्शिदाबाद में। ठीक है, और एक बना दिया, एक तो मुर्शिदाबाद में बना दिया, एक बना दिया पटना में। ऐसे 4 नए सर्किट कोर्ट बनाए किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और पूरे जिला फौजदारी न्यायालय जो हर ज़िले में थे उनको समाप्त कर दिया और बना दिया कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में 4 नए सर्किट कोर्ट्स। क्लियर? ओके। और इसके कार्यकाल में और क्या क्या देखो तूफानी हुआ वो भी समझते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात हो रही है। देखो, जो 3rd आंग्ल मैसूर युद्ध था वो भी तो इसी के कार्यकाल में होगा। 3rd आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, 1792 में हुआ था। ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इतना तो आपने पढ़ा ही होगा ना सब कुछ। श्रीरंगपट्टनम की संधि आंग्ल मैसूर युद्ध था ये। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत ये पूरा युद्ध समाप्त हुआ था 1792 वाला। ये कॉर्नवालिस के टाइम में ही हुआ था। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। और इसी कॉर्नवालिस के टाइम में स्थायी बंदोबस्त भी शुरू हुई थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ये 1793 में शुरू हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही कार्यकाल में। ओके, इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक व्यवस्था, सिविल सर्विसेज जिसको कहते हैं ना, नागरिक सेवा, सिविल सर्विस और पुलिस सेवा, ठीक है, इन दोनों का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक भी समझ लिया। पूरा का पूरा ये कहानी अपन लोग समझते चले जा रहे हैं। एक चीज़ और है कि ये एकमात्र ऐसा गवर्नर है जिसकी कब्र हिंदुस्तान में है। ठीक है, एकमात्र गवर्नर है जिसकी कब्र, कब्र समझ रहे हो? कब्र ऐसे नहीं लिखा जाएगा ना, कब्र, कब्र मतलब दफनाया जो जाता है, तो ये हिंदुस्तान में है कब्र, और गाजीपुर में है ये।
ठीक है, एकमात्र गवर्नर है जिसकी कब्र गाजीपुर में है। ओके, एकमात्र ऐसा गवर्नर है जिसकी समाधि मतलब भारत में हुई है, कब्र जो है वो गाजीपुर में स्थित है। क्लियर है ना, ये सारी चीज़ें समझते जा रहे हो ना सारी चीज़। ऐसे ही धीरे 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 करके आपके दिमाग में पूरा कार्नवालिस का जो मेन सुधार हैं वो आ गए होंगे। ठीक, समझते हैं दोबारा से कि जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को सौंपे कॉर्नवालिस ने, जो 2 कार्यकाल के लिए रहा। एक रहा 1786 से 93 तक, और फिर मर गई नानी, उसके बाद दोबारा से लौट आया 1805 में। ठीक है, फिर इसने कॉर्नवालिस कोड अप्लाई किया 1793 में, और जिसके तहत जुडिशियल और रेवेन्यू यानी न्यायिक और राजस्व अधिकारों को इसने अलग अलग कर दिया। ठीक है, और जो जिला फौजदारी न्यायालय चलते थे उनको समाप्त कर दिया, जिसके स्थान पर इसने 4 नए सर्किट कोर्ट्स बना दिए। क्या, कौन कौन से? एक बना दिया कलकत्ता, एक बना दिया ढाका, एक बना दिया मुर्शिदाबाद, और एक बना दिया पटना। फिर ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि भी इसी के कार्यकाल में हुई। स्थायी बंदोबस्त को 1793 में इसी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया। इसी को नागरिक सेवा का जनक कहते हैं, इसी को पुलिस सेवा का जनक कहते हैं। किसको? कॉर्नवालिस को। और ये एकमात्र ऐसा गवर्नर है जिसकी कब्र गाजीपुर में है, यानी हिंदुस्तान में है। ठीक है, ओके, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं अपन अगले गवर्नर की तरफ। जो अगले गवर्नर हैं वो हैं सर जॉन शूर। कौन है अगले गवर्नर? सर जॉन शूर। शोर मचाते थे, तो ये 1793 से लेके 1798 तक रहे। देखो ये कॉर्नवालिस को पहले देख लेना, तो इसी के हिसाब से समझेंगे। देखो ये 86 से 93 तक रहा, फिर तो बाद में 1805 में आया ना, 93 के बाद ये मर गया, मतलब चला गया, मरा क्यों, अभी तो बीच में जिंदा है ना। तो 93 से लेके 98 तक किसने शोर मचाया है? जॉन शोर ने शोर मचाया। ठीक है साहब, अगली इसके बारे में समझते हैं कि अपन ने जॉन शोर ने क्या क्या तोप चलाई। तो सबसे पहले इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, मतलब ये बहुत इंटरफेरेंस नहीं करता था, अहस्तक्षेप की नीति अपनाई इसने। अहस्तक्षेप की नीति का मतलब होता है कि ये जो जितने भी देसी स्टेट्स थे, रियासतें वगैरह थी, वो उसमें उंगली नहीं करेगा, जिसको जैसे जीना है जिए, मुझे कोई घंटा पक नहीं पड़ेगा। जॉन शोर का ये मानना था। ठीक है, इसका मतलब है कि देसी राज्यों के प्रति ये तटस्थ रहा। ठीक है, देसी राज्यों के प्रति तटस्थ रहा। ठीक है, तटस्थ रहने का मतलब है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो सोचना है सोचो, तुम्हें जो करना है करो, हमें क्या दिक्कत है। ठीक साहब, ऐसे ही दोस्तों एक चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, वो ये था कि रोहिल्ला युद्ध हुए थे। रोहिल्ला युद्ध, रोहिल्ला युद्ध के नाम से कहे जाते हैं ये। तो जो पहला रोहिल्ला युद्ध हुआ था वो वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। तो वो आपने अगर इसको नोट्स बनाया हो तो प्लीज़ यहाँ ये वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है उसमें इसको लिख लो कि प्रथम जो रोहिल्ला युद्ध हुआ था वो हुआ था प्रथम रोहिल्ला युद्ध। ठीक है, ये हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1774 में। मैं ये ईयर इसलिए लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि रोहिल्ला युद्ध की कहीं क्रोनोलॉजी में कहीं पूछ ना लिया जाए कि पहले क्या हुआ दूसरा क्या हुआ ना। तो पहला रोहिल्ला युद्ध 1774 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ, और जो दूसरा रोहिल्ला युद्ध है वो हुआ जॉन शोर के कार्यकाल में। दूसरा रोहिल्ला युद्ध है वो 1795 में कब हुआ, किसके कार्यकाल में हुआ है? वो हुआ जॉन शोर के कार्यकाल में। दूसरा रोहिल्ला युद्ध किसके में हुआ है? 1795 में जॉन शोर के कार्यकाल में। जबकि पहला वाला किसके में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था 1774 में। क्लियर है? जॉन शोर की अपन ने ये 2 खासियत समझ ली। ऐसे ही एक इसकी खासियत और है, इसके कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? जॉन शोर के कार्यकाल में। इसी जॉन शोर के कार्यकाल में खुर्दा की लड़ाई हुई थी। खुर्दा का युद्ध कहते हैं, खुर्दा। ठीक है, खुदाई होती ना, वैसे ही खुर्दा की लड़ाई इसी के कार्यकाल में हुई है। और जो खुर्दा की लड़ाई हुई है वो दोस्तों वो भी मतलब ये द्वितीय जो सॉरी ये यार 1794 है, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ, 1794 में दोस्तों, ठीक, गलती से लिख गया। खुर्दा की लड़ाई 1795 में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ह्यूमन एरर हो गई थी, तो उसको संभाल लेना। तो खुर्दा की लड़ाई 1795 में है। तो पहले तो दूसरा रोहिल्ला युद्ध कर दिया 94 में, उसके बाद फिर खुर्दा का युद्ध कर दिया इसने 1795 में। खुर्दा की लड़ाई किन किन के बीच में हुई है? तो खुर्दा की लड़ाई दोस्तों हुई है, एक तरफ थे निजाम और एक तरफ थे मराठे। ठीक है, इनके बीच में ये खुर्दा की लड़ाई रही। खुर्दा की लड़ाई निजाम और मराठों के बीच में हुई है 1795 में। किसके कार्यकाल में हुई है ये? सर जॉन शोर के कार्यकाल में। तो सर जॉन के में पूरा क्या समझा? अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, देसी रियासतों के प्रति तटस्थ रहा ये,
दूसरा रोहिला युद्ध भी इसी के कार्यकाल में हुआ 1794 में। खुर्दा की लड़ाई भी 1795 में जौनपुर के कार्यकाल में हुई, निजाम और मराठों के बीच में। इस तरह से आपने ये जौनपुर भी समझ लिया। अगले गवर्नर देखते हैं अपन लोग। अगले थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। अगले हैं लॉर्ड वेलेजली। कौन है? लॉर्ड वेलेजली। ठीक, लॉर्ड वेलेजली बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अपने आप को खुद को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, आईएएस में आ भी चुका है ये कि कौन सा ऐसा ब्रिटिश बंगाल का गवर्नर जनरल था जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, ये आईएएस में आ चुका है क्वेश्चन। खुद को बंगाल का शेर कहने वाले लॉर्ड साहब कौन से हैं? लॉर्ड वेलेजली। ये 1798 से 1805 तक रहे थे भाई। ये जो जॉन सो रहे हैं ये 1793 से 1798 तक रहे, तो ये फिर 1798 से लेके 1805 तक रहे। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। इनके कार्यकाल की घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ना तो इन्होंने 1798 में इन्होंने सबसे पहले सहायक संधि शुरू करी। ठीक है, सहायक संधि इन्होंने आते ही जैसे 1798 में आए तो 1798 में इन्होंने सहायक संधि शुरू करी। और पहली जो सहायक संधि हुई वो किनके साथ हुई? हैदराबाद के निजाम के साथ। सहायक संधि क्या होती थी? वही कि आप अपने एरिया में अपनी सेना नहीं रख सकते, आप हमारी अंग्रेज़ों की सेना रखोगे, आप बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी से कोई संधि नहीं कर सकते, अंग्रेज़ों की परमिशन लेनी पड़ेगी, अंग्रेज़ों का कहना मानना पड़ेगा। यही सब सहायक संधि के बड़े बड़े प्रावधान थे। इसके हैदराबाद के निज़ाम के साथ सबसे पहले संधि की गई थी, सहायक संधि 1798 में। किसने की? लॉर्ड वेलेजली के टाइम की बात चल रही है। और इसने देखो तोप क्या क्या चलाई, इसी ने 1799 में। ठीक है, इसी ने 1799 में प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। प्रेस समझते हो? मीडिया। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी। ठीक है, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी। सेंसरशिप लगाने का मतलब ये होता है कि प्रतिबंध लगा दिए कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं छापोगे, नहीं तो हम आपका सामान जब्त कर लेंगे। तो और अपने अखबार जो आप छाप रहे हो उस पर प्रिंटर का नाम होना चाहिए, या राइटर का नाम होना चाहिए, या मालिक का नाम होना चाहिए, ताकि हम आके आपको, अगर हमें लगता है कि आपने कुछ उल्टा सीधा छापा है तो हम आपको पकड़ लें। ठीक है, तो ये प्रेस पर सेंसरशिप होती है। ये लगाई सबसे पहले 1799 में। किसने लगाई है? लॉर्ड वेलेजली ने। ये लॉर्ड वेलेजली का कार्यक्रम है 1798 से 1805 तक। ठीक है, देखो अब आपको मैं एक चीज़ समझाऊँ। अगर आपको सारे युद्ध वगैरह बताएंगे कौन से कार्यकाल में कौन कौन से हुए, तो आप टाइम से निकाल लेना। जैसे मान लो कोई भी युद्ध आता है, जैसे चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर, तो आप टाइम से निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, तब कौन कार्यकाल किसका रहेगा? वेलेजली का। तो अपनी वो चीज़ें भी आप निकाल सकते हो। हम तो लिखवा ही रहे हैं, कोशिश तो हम कर ही रहे हैं कि सारी चीज़ें बता ही दें। ठीक है, क्या, ताकि आपका एक ओवरऑल रिवीजन हो जाए। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा था कि सारी चीज़ें अगर न भी याद हो पाए आपको, तो टाइम से निकाल लेना कि कौन गवर्नर इतने टाइम में था, तो आंसर निकल आएगा। जैसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, तब भी 1799 में गवर्नर कौन है? यही तो है, वेलेजली। क्योंकि वेलेजली 1798 से 1805 तक रहा। 1798 से लेकर 1805 तक जो भी घटना होगी वो इसी के टाइम में होगी, सीधे सीधी बात है। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के टाइम में हुआ। और बहुत दुख की बात है कि टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है, टीपू सुल्तान मारे गए थे, इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक साहब, ऐसे ही आपने दोस्तों 1802 में, ठीक, एक बसीन की संधि भी हुई थी, वो भी इसी के कार्यकाल में हुई है। मराठाओं के साथ हुई थी ना, ये मराठाओं के साथ। ठीक है, ये बसीन की संधि मराठाओं के साथ में है। ठीक है, तो ये 1802 में बसीन की संधि भी हुई लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। 1802 तो तभी पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आपने एक चीज़ और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं जो शायद आपको ना पता हो। जो कलकत्ता था उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इसी ने की थी। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज भी इसी ने बनाया था। किसने? कॉलेज की स्थापना किसने बनाया? वेलेजली ने। ये 1800 में बना था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों बनवाया गया था पता है? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज है, मैंने देखा है, बहुत सुंदर बना हुआ है, बढ़िया जगह है ये। आप जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब तो बहुत अच्छी, मतलब गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं, म्यूज़ियम टाइप का बना दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में था। ये क्यों बनवाया गया था? क्योंकि
जितने भी सिविल सर्विसेज के वो आएंगे ऑफिसर्स, उनको ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, तो सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए बनवाया था, सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए बनवाया गया था कलकत्ता का ये फोर्ट विलियम कॉलेज। ये 1800 में बनवाया गया था। ठीक है, लेकिन बाद में भसड़ हो गई थी इसमें, मतलब भसड़ होने का मतलब है कि 1800 में ये पूरा बना था फोर्ट विलियम कॉलेज, लेकिन 2 साल बाद ही 1802 में विलियम इसको लगा, क्या नाम है, वेलेजली को, कि यार इंडिया में हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम ट्रेनिंग देंगे इंग्लैंड में। तो ये 1802 में ट्रेनिंग के लिए हेलेबरी एक जगह पड़ती है, हेलबरी इंग्लैंड में। ठीक है, हेलबरी में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो पहले ये जो उद्देश्य था फोर्ट विलियम कॉलेज का वो यही था कि हम सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग देंगे। लेकिन फिर 1802 आते आते इसने ट्रेनर्स, जितने भी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर्स थे, आईसीएस ऑफिसर्स, सबको हेलबरी इंग्लैंड में भेज दिया ताकि आप ट्रेनिंग करो अच्छे से। ठीक है, ये भी आपने समझा। कुछ घटनाएं इसके महत्वपूर्ण और हैं, वो ये हैं, क्योंकि ये बड़ा आदमी है ना वेलेजली, इसने क्या किया, 1802 ही चल रही है ना, तो 1802 में ही इसने एक एमिन्स की संधि करी थी। हो सकता है आपको ना पता हो ये बात है, डेफ्थ में देखो हम चीज़ें करा रहे हैं, हमें पता है कि पेपर का पैटर्न बदल चुका है, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई कुछ भी आपको हल्केपन की बातें करें, हम सच बता रहे हैं दोस्तों। हमने इतनी आपके लिए पूरी टीम से कह रखा है कि अगर हम कंटेंट देंगे तो बेहतरीन देंगे, नहीं तो माफ़ी मांग लेंगे सबसे। ठीक है, तो कोई चीज़ करो तो आपसे ढंग से करो, हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो कम से कम इज्जत से करो, ताकि आप लोगों का सच में भला हो। कि ऐसा नहीं है कि दो दो बातें बता के कि इसके में ये हुआ, इसके में हुआ, आगे बढ़ जाओ। कोई ठेका नहीं ले रखा हम लोगों ने। ठेका लेने का मतलब होता है, हमारे गांव में कहते हैं ठेका लेने का मतलब ये है कि जल्दी ठेकेदारी जैसा काम कर दो। मकान बनाने का ठेका लिया, 4 दिन में मकान बना के रख दिया, वो 5वें दिन जो है थोड़ी सी हवा चली और मकान गिर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे करेंगे चीज़ें, लेकिन मजबूत करेंगे। ठीक है, तो 1802 में एमिन्स की संधि हुई इसी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। एमिन्स की संधि के तहत क्या हुआ था कि जो पांडिचेरी था ना, उसको अंग्रेज़ों ने हड़प रखा था। तो अंग्रेज़ों ने जब हड़प रखा था पांडिचेरी को, तो एमिन्स की संधि के तहत पांडिचेरी को फिर से वापस कर दिया फ्रांसीसियों को। ठीक है, तो 1802 में एमिन्स की संधि के तहत एमिन्स की संधि हुई और पांडिचेरी जो था, ठीक, पांडिचेरी, इसको पुनः फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। ठीक है, पुनः फ्रांसीसियों को लौटा दिया एक तरीके से। ठीक है, तो पुनः फ्रांसीसियों को वापस कर दिया। 1802 में हुई एमिन्स की संधि। एमिन्स की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडिचेरी को वापस किया गया था फ्रांसीसियों को, वापस मतलब पांडिचेरी को वापस कर दिया था फ्रांसीसियों को। ठीक है, और किसके कार्यकाल में हुई है ये एमिन्स की संधि? एमिन्स की संधि हुई है लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। क्लियर है ना? एक और देखो इसके बारे में न्यूज़ समझते हैं अपन। अगली जो न्यूज़ है लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल की, वो है अंग्रेज़ों का लाल किले पर कब्जा। ठीक है, 1802 में एमिन्स की संधि हुई। अब बात कर रहे हैं 1803 की। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने लाल किले पर कब्जा कर लिया। ठीक साहब, अंग्रेज़ों का खाना खा के बैठा हूँ अभी जस्ट, तो डकार मार दी हल्की सी। अंग्रेज़ों का लाल किले पर कब्जा हुआ। ठीक है, 1803 में। और गवर्नर कौन है इस वक्त? लॉर्ड वेलेजली। अब जब कब्जा कर लिया लाल किले पर, तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो लाल किले को संभालेगा अंग्रेज़ों की तरफ से। ऐसा तो है नहीं कि कब्जा करके चले गए साहब घर पे अपने। तो लाल किले पर कोई व्यक्ति बिठाया गया सुरक्षा के लिए, उसको कहा जाता था ब्रिटिश रेजिमेंट। तो लाल किले का जो ब्रिटिश रेजिमेंट बना अंग्रेज़ों की तरफ से, वो कौन बना? ठीक है, तो पहला ब्रिटिश रेजिमेंट जो बना लाल किले पर, उसका नाम भी जान लेते हैं अपन लोग। वो ब्रिटिश रेजिमेंट था, उसका नाम था ऑक्टरलोनी। अब हो सकता है आपने इस चीज़ें ना सुनी हो, तो ऐसे ही तो होता है, पेपर में तो ऐसे ही आता है जो चीज़ें नहीं सुनी होती। सुनी सुनाई चीज़ें अब कहाँ आ रही हैं? ठीक है, ध्यान रखना। आरओ का आपने पुराना पेपर देखो, पीसीएस का 2024 का पेपर देखो, इतिहास को गंभीरता से उन्होंने गहराई से पूछा है, इसलिए हम भी भाई गहराई में बता रहे हैं। तो अंग्रेज़ों का लाल किले पर कब्जा 1803 में वेलेजली के कार्यकाल में हुआ। तो लाल किले पर पहला ब्रिटिश रेजिमेंट बनाया गया, उसका नाम था ऑक्टरलोनी। ठीक है, लोनी है लाल किला, बस। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस हल्का सा याद रख लो, ऑक्टरलोनी लाल किले पर। ठीक है साहब, लाल किले में 8 गेट हैं। हम तो आगरा के, हमें सब पता है। ऑक्टोपस के भी 8 पैर होते हैं, हमने इसको ऐसे याद किया है क्योंकि हमें पता है लाल किले में 8 गेट हैं। ऐसे ही ऑक्टोपस के भी 8 जो है पैर होते हैं।
तो ये ऑक्टरलोनी 8-8 से आप याद कर सकते हैं। ये पहला ब्रिटिश रेजिमेंट बना। इस तरीके से अपन ने पूरा ये कहानी समझी लॉर्ड वेलेस्ली की। ठीक है, एक बार लॉर्ड वेलेस्ली को दोबारा से रिवाइज कर लें। क्या क्या कार्यक्रम हुए इसके में। तो सबसे पहले इसने खुद को बंगाल का शेर घोषित किया, मतलब खुद को बंगाल का शेर कहता था ये। इसी के कार्यकाल में सहायक संधि हुई 1798 में। पहली संधि किसके साथ हुई? हैदराबाद के निजाम के साथ ही। फिर ये 1799, इसका कार्यकाल याद है, 1798 से 1805। फिर ये प्रेस पर सेंसरशिप ठोंक दी इसने, किसने? वेलेस्ली ने। सेंसरशिप का मतलब बैन लगाया थोड़ा सा। इसी के कार्यकाल में चतुर्थ आंग्ल में सूर्य युद्ध हुआ 1799 में, और टीपू सुल्तान बेचारे मारे गए इसमें। फिर 1802 में मराठों के साथ बसीन की संधि भी हुई। ठीक। फिर ये कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई। क्यों की गई? क्योंकि ये चाहता था कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स होंगे उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। लेकिन 1802 आते आते इसमें लगा ना इंडिया में ट्रेनिंग नहीं कराएंगे, ट्रेनिंग होगी इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में भी कहाँ होगी? हेलबरी में। ठीक है, हेलबरी में। फिर ये 1802 में एमिन्स की संधि हुई। ये संधि इंपॉर्टेंट है, एमिन्स की संधि। और एमिन्स की संधि के तहत क्या हुआ कि पौंडीचेरी को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया फ्रांस वालों को। ठीक है, फ्रांसीसियों को वापस कर दिया पांडिचेरी। एमिन्स की संधि कब हुई? 1802 में। गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। फिर 1803 में ये अंग्रेज़ों का लाल किला पर कब्जा कर लिया साहब। ठीक है, अंग्रेज़ों ने लाल किला पर कब्जा कर लिया और पहला ब्रिटिश रेजिमेंट किससे बनाया? ऑक्टरलोनी को। कैसे याद किया? लाल किला में 8 गेट हैं, ऑक्टोपस के भी 8 पैर होते हैं। ये पूरा का पूरा अपन ने लॉर्ड वेलेस्ली समझ लिया। आगे समझते हैं अपन जो अगले गवर्नर हैं उनको। 1805 में वेलेस्ली मर गए। अब आए जॉर्ज बारलो। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज बारलो। ठीक है, बारलो जॉर्ज बारलो ने क्या किया? इनके कार्यकाल में बस अपने को समझना कि पहले तो कार्यकाल ही क्या है। तो 1805 से 1807 के बीच में इनका कार्यकाल है। और इनके टाइम पे बस एक ही घटना महत्वपूर्ण हुई, वो हुई वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह कहते हैं इसको। और वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था। ठीक है, ये सिपाहियों का एक विद्रोह था। ये एक सिपाही विद्रोह था, लिख दूँ मैं यहाँ पे। सिपाही विद्रोह का मतलब होता है कि सिपाही अपनी वेतन से, अपने भत्तों से, किसी बात से लेके परेशान है और वो हंगामा खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वेल्लोर विद्रोह हुआ 1806 में, जो कि एक सिपाही विद्रोह था। और किसके कार्यकाल में हुआ? जॉर्ज बारलो के में। तो बारलो बेल्लोर मैच भी हो रहा है ना, बाह बेल्लोर बारलो मैच भी हो रहा है। 1806 में ये बेल्लो बारलो ये पूरा बेल्लोर विद्रोह आपने समझ लिया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी आप शांति ले लो और बताओ कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है? मौज चल रही है? बहुत ज़्यादा लोड मत लो यार, हैं। रिलैक्स रहने की कोशिश करो। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है हमारी उस पर टेलीग्राम पे, उसको लगाते रहो। देखो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस उसको यार ये समझना कि जितना उसमें क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। 10 मिनट 15 मिनट का वो वीडियो होता है। जल्दी जल्दी हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि लास्ट मोमेंट पे आपकी चीज़ें दिमाग में रहें। ठीक है, कोशिश तो यही रखी है कि आपकी सारी चीज़ें दिमाग में रहें। बाकी देखो, आपने अगर पूरी साल मेहनत करी है तो आपका कोई बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ। और आप ये सोच रहे हैं कि 1 महीने में अगर आप पढ़ के आप कलेक्टर बन जाएंगे, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती ना भाई। आपको ज़िंदगी भर नौकरी का आनंद लेने के लिए सिर्फ 1 महीने का मेहनत से आप निकाल पाओ तो इतना आसान नहीं है। निकालने वाले निकाल लेते होंगे। हमें लगता है कम से कम 7-8 महीने की मेहनत वाले ज़्यादा मतलब आसान होता है। 8 महीने तो मेहनत करनी ही चाहिए ना। चलो अपन अब आगे की कथा समझते हैं। अगला जो है वो है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल समझते हैं। तो ये 1805 से 1807 तक तो बारलो रहे। तो 1807 के बाद ये मिंटो प्रथम 1807 से शुरू होंगे। तो ये रहे हैं 1807 से लेके 1813 तक। ठीक है, मिंटो प्रथम 1807 से लेके 1813 तक। इनकी चीज़ों पे देखो क्या हुआ सबसे अच्छा। इनके में सिर्फ एक ही चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि अमृतसर की संधि इन्हीं के कार्यकाल में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है ये, अमृतसर की संधि। ठीक साहब, अमृतसर की संधि किनके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में। और ये 1809 में हुई थी। कब हुई है अमृतसर की संधि? 1809 में। ये किन किन के बीच में क्या क्या ड्रामा था? तो एक तरफ तो थे चार्ल्स मैटकॉफ, अंग्रेज़ों की तरफ से चार्ल्स मैटकॉफ। और मैटकॉफ फ लिखा हुआ है ये। ठीक है, मैटकॉफ कैसे होगा? अरे यार, ये हो गया सही, चार्ल्स मैटकॉफ। और दूसरी तरफ से थे राजा रणजीत सिंह। ये सिखों की तरफ से थे।
यानी ये अंग्रेज और सिखों में हुई है। ठीक है, एक तरफ अंग्रेज हो गए, एक हो गए सिख। ठीक है, नदी जल वितरण को लेके थी ये, तो बहुत इसमें नदी जल का बंटवारा हुआ था। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं ज़्यादा दिमाग में लगानी, बस इतना लगाना कि अमृतसर की संधि 1809 में हुई, चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी, जबकि गवर्नर कौन था, वो था लॉर्ड मिंटो प्रथम। ठीक है, 1807 से लेकर 1813 तक का इसका टाइम है, तो ये 1809 में अमृतसर की संधि हुई, तो इसी के कार्यकाल में ही हो भी गई। ठीक है, बस इतनी कहानी आपको इसी लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल की समझनी थी। अब अगला गवर्नर देखते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे वेलेस्ली बहुत इंपॉर्टेंट था। ये 1813 से लेके 1823 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। ओके, 1813 से लेके 1823 तक ये 10 साल लॉर्ड हेस्टिंग्स रहे। आते ही इन्होंने नेपाल को धुआं मचा दिया। ठीक है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 1814 में से लेके 16 तक ये चला था नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध। और इसकी जब खत्म हुआ तो हुआ कौन सी संधि हुई थी, सुगौली की संधि। ठीक है, याद रखना दोस्तों, सुगौली की संधि अलग है और सगोला की संधि अलग है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सुगौली की संधि अलग है और सगोला की संधि अलग है, ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। 1816 में जो सुगौली की संधि हुई है वो आंग्ल नेपाल युद्ध से रिलेटेड है, जबकि सगोला की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1750 में। ये पुरानी चीज़ है, ये मराठा साम्राज्य से रिलेटेड है। सुनिए कि नहीं सुनी कभी है, मराठा साम्राज्य में हुई थी सगोला की संधि। और सगोला की संधि में ये कहा गया था, अब बात छिड़ गई तो पूरा बता दे रहा हूँ, कि जो पेशवा होगा वो उस पर संपूर्ण, पेशवा जो है संपूर्ण अधिकार कर लेगा हर चीज़ पे। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं मराठाओं में, एक होता है पेशवा, एक होते हैं छत्रपति। तो छत्रपति जो रहेगा वो नाम मात्र का हो जाएगा। ठीक है, और पेशवा जो हो जाएगा वो पूरी तरह से अपना अधिकार चलाएगा। ये सगोला की संधि में किया गया था। उदाहरण बताऊं, जैसे राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का होता है, तो राष्ट्रपति बन गए, वो छत्रपति बन गए राष्ट्रपति जैसे, जबकि पेशवा बन गए प्राइम मिनिस्टर जैसे। और ये पूरी जो कथा रची गई थी वो सगोला की संधि में हुई थी, जो मराठा साम्राज्य से रिलेटेड है। जबकि ये सुगौली की संधि ये आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति के साथ 1816 में हुई। तो ये सगोला की संधि की जब जिक्र हो गया था तो मैंने आपको समझा दिया, नहीं तो ये यहाँ तो इसका कोई मतलब था नहीं, नाम आ गया तो मैंने आपको करा दिया। हो सकता है आपको ना पता हो, इसलिए आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपन ने आंग्ल नेपाल युद्ध समझ लिया, 1814 से 16 में हुआ। किसके कार्यकाल में हुआ है ये, लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं अपन, मतलब इसी में और क्या क्या चीज़ें हुई, तो देखो इसी के साथ में ही एक जो सुगौली की जो संधि हुई है ये वाली, ये सुगौली की संधि ऐसी संधि हुई कि इतनी शानदार रही कि इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स को नेपाल की तरफ से बढ़िया, मतलब नेपाल की तरफ से एक बढ़िया सी उपाधि भी मिली गई। नेपाल की तरफ से क्या, मतलब इसको उपाधि दे दी गई लॉर्ड हेस्टिंग्स को सुगौली की संधि के बाद। क्या उपाधि दी गई है दोस्तों, एक उपाधि मिली सुगौली की संधि के बाद उपाधि मिली हेस्टिंग्स को, वो थी मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स। गलत लिख गया यार, मार्क्वेस्ट ये उपाधि मिली है। ठीक है, किसको मिली है मार्क्वेस्ट की उपाधि, मार्क्वेस्ट की उपाधि मिली है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। कब मिली, सुगौली की संधि के बाद। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या करते हैं इनके टाइम पे, और क्या क्या तोप चली इनके टाइम पर। ठीक है, तो देखो इनके टाइम पर 1817 में, ये 1813 से 1823 तक रहे हैं, तो 1813 से 1823 के बीच में जितनी भी घटनाएं होंगी वो इन्हीं के कार्यकाल में मानी जाएंगी। ठीक है, तो 1817 में कलकत्ता में, ठीक, कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज बनाया था। ठीक है, राजा राममोहन राय का भी इसमें सहयोग था, ऐसी बात नहीं है, वो भी थे आरआरआर, मतलब राजा राममोहन राय, लेकिन मेन तो भाई यही था ना, डेविड हेयर। तो कलकत्ता में डेविड हेयर और राजा राममोहन राय के सहयोग से हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ 1817 कलकत्ता में। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ठीक है, और देखो क्या क्या चीज़ें हुई। इसी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया। पिंडारी होते हैं, पिंडारी समझते हो, बाहुबली पिक्चर देखी है आपने, जो लूटपाट मचा लेते हैं पिंडारी, उनका दमन कर दिया।
और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इसी के कार्यकाल में हुआ। तभी तो पिंडारियों को दमन किया था इसने। आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम पे इसने सारे पिंडारियों की पिंडी खोल दी थी, ठीक है। तो ये तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध है 1816 से 19 के बीच में, वो भी इसी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और मराठाओं की तरफ से जो लड़ रहे थे वो पिंडारी लड़ रहे थे, पिंडारियों की पिंडी खोल दी थी इसने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बुरी तरह कूटा था। आप पिक्चर देखना मतलब आप जो इसकी किताब पढ़ोगे बिपिन चंद्रा की, उन्होंने बहुत बुरी तरह वर्णन किया है इसका। मतलब हमें लग रहा था इतना बुरा वर्णन नहीं करना चाहिए, ठीक है। पिंडारी तो थे, लूट मचाते थे, इसलिए विपिन चंद्रा उनसे नाराज रहे होंगे तो कर दिया उन्होंने, ठीक साहब। ये भी पिंडारियों का दमन भी कर दिया इन्होंने, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अभी आपने चार्ल्स मेटकॉफ का नाम सुना था, एक चार्ल्स मेटकॉफ जो अभी हाल ही में, यही सुना है आपने, ये चार्ल्स मेटकॉफ, देखो ये गए, ये चार्ल्स मेटकॉफ जिन्होंने अमृतसर की संधि करी। तो ये बीच में काम करते रहते थे कुछ ना कुछ। तो चार्ल्स मेटकॉफ का रोल फिर से देखो लाया गया। चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, कि तुम जाओ और राजपूत जितने राजा हैं, राजपूत राजा होते हैं राजपूत रियासतों वाले, उनके साथ संधि करो कि वो अंग्रेज़ों से खफा ना हो, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकॉफ और राजपूत राजाओं, राजपूत रियासतों के बीच में संधि के लिए भेजा गया, ठीक है, राजपूत रियासतों के साथ संधि। तो कैसे क्वेश्चन आया था ये वाला कि राजपूत रियासतों के साथ 1818 में, ये कहानी पूरी 1818 की है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि राजपूत रियासतों के साथ संधि करने के लिए 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा किस व्यक्ति को भेजा गया था? तो चार्ल्स मेटकॉफ को भेजा गया था लॉर्ड राजपूत रियासतों के साथ संधि करने के लिए 1818 में। किसने भेजा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। क्लियर है? ओके। देखो अब एक चीज़ और आपको समझाएं। देखो ये पिंडारियों का दमन किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। इसी ने ही जब ये पिंडारी कूट दिए सारे और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं की हार भी हुई, तो इसी ने पेशवा पद की समाप्ति भी कर दी थी, ठीक है। तो पेशवा पद को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्लियर है? ओके, ये भी अपन ने समझ लिया। देखो अब और एक चीज़ चलते हैं। एक चीज़ दोस्तों ये भी है कि इसी के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में और क्या क्या चीज़ें हुई? एक आखिरी चीज़ और समझनी है और वो है टेनेंसी एक्ट, ठीक है। 1822 का टेनेंसी एक्ट लागू हुआ। टेनेंसी एक्ट का मतलब समझते हो आप क्या होता है? काश्तकारी सुधार, किसानों से रिलेटेड जो काश्तकार होते हैं ना, काश्तकारी सुधार मतलब ये लाया गया था 1822 का टेनेंसी एक्ट। ये 1822 का जो टेनेंसी एक्ट लाया गया था वो बंगाल में लाया गया था। बंगाल के ही सब कुछ है ये गवर्नर जनरल वगैरह। तो बंगाल का पहला ये टेनेंसी एक्ट है, मतलब वो लाया गया कब? 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। तो ये पूरा लॉर्ड हेस्टिंग्स समझ लें अभी अपन। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या है? ये 1813 से 1823 के बीच में रहा। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 18 के बीच में हुआ। सुगौली की संधि हुई और इसी सुगौली की संधि के बाद उपाधि इसने धारक रही मार्क क्वेस्ट के नाम से। फिर 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर के और राजा राममोहन राय के साथ इसने हिंदू कॉलेज भी बना लिया। फिर पिंडारियों का दमन कर दिया, इसलिए पिंडारियों को ढंग से कुटाई कर दी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1816 से 19 में, ये भी इसने जीत लिया और पेशवा पद की समाप्ति भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा की गई। फिर ये चार्ल्स मेटकॉफ थे, इनको भेजा था ताकि राजपूत रियासतों के साथ संधि की जा सके। 1818 की ये कहानी है और किस गवर्नर जनरल के टाइम की है? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम की। फिर 1822 का टेनेंसी एक्ट भी लाया। ये कौन लाए? काश्तकारी सुधार करने के लिए लाए। कौन लाए? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस तरीके से दोस्तों अपन ने आज 4 गवर्नर कर लिए। एक दिन में अपन 3-4 गवर्नर करते रहेंगे। जा कहाँ रहे हो? क्वेश्चन बता के जाओ पहले, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत तेज हो रहे हो ना, कमेंट तो करके जाओ। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, जो साउथ अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को एक रेल से फेंक दिया गया था, रेलवे स्टेशन से। पता तो होगी ये वाली बात। तो वो गांधी जी को रेल से जो फेंका गया था, तो रेलवे स्टेशन कौन सा था? वो रेलवे स्टेशन का नाम बताना है कि गांधी जी को कौन से रेलवे स्टेशन से जो है फेंक दिया गया था, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा ये बताना है आपको, जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे?
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बताइए। वैसे आपको उम्मीद है कि थोड़ी थोड़ी आज की वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्पीड में थोड़ा सा मैंने आज इसलिए बताया क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। ओके, शुक्रिया।